हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, फाइनली हमारे पास क्लास 9th की जो हिंदी की टेक्स्ट बुक है गंगा, वो आ चुकी है। और जो आज हम इस किताब का पहला लेसन शुरू करेंगे, जैसा कि हमने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि इसमें जो है पहला लेसन दो बैलों की कथा है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही अमेजिंग चैप्टर है। बच्चों, पहले चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप 8th से 9th में आए हैं, तो अब जो किताब है वो दो भागों में बांटी गई है, जिसमें गद्य अलग भाग है और पद्य अलग भाग है। पद्य में बच्चों सारी कविताएं होंगी, कविता दोहे ये होंगे, और जो है या फिर इसके अलावा दोहों के अलावा दोहे हैं, कविता है, इसके अलावा जैसे राम लक्ष्मण संवाद है, ये सब पद्य में है। गद्य में बच्चों हमारे को पढ़ना है कहानियां, यात्रा वृतांत, या फिर संस्मरण, और या फिर एकांकी, इस तरीके के विषय हमने पढ़ने हैं। लेकिन 9th क्लास की जो ये किताब है बच्चों, इसकी शुरुआत बड़ी ही अमेजिंग कहानी से की गई है, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं कि इस कहानी का लेखक कौन है। मुझे लगता है कि इस लेखक से बच्चों आप चिर परिचित हैं, ऑलरेडी जानते ही होंगे, क्योंकि हमने इनकी ढेरों कहानियां या तो लाइब्रेरी में पढ़ी है या फिर हमने अपनी छोटी क्लासों में जरूर पढ़ी होंगी। जैसे कक्षा 6ठी में एक कहानी इनकी ऑलरेडी दी गई है, जिसका नाम है परीक्षा। 5वीं क्लास में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने पढ़ी होगी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, ये भी इन्हीं की लिखी हुई कहानी थी। इसके अलावा आपने, जब आप 5वीं क्लास में थे, हिंदी में एक कहानी थी इन्हीं की लिखी हुई, ईदगाह। तो इन्होंने कम से कम 300 के आसपास कहानियां बच्चों लिख रखी हैं। तो ये भी एक ऐसी ही कहानी है, दो बैलों की कथा, जिनमें दो बैल हैं जिनका नाम है हीरा और मोती। इन्हीं के इर्द गिर्द यह पूरी कहानी घूमती रहेगी। चलिए पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी बच्चों बहुत ही महान कहानीकार हुए हैं, उपन्यासकार हुए हैं। उपन्यासकार और कहानीकार के जो है इतनी प्रसिद्धि के कारण इनको हिंदी साहित्य जगत में इन्हें जो है उपन्यास सम्राट की, कहानी सम्राट की जो है उपाधि दी गई है। चलिए इन्होंने क्या क्या किया वो हम देखते हैं पढ़कर। कि प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में लम्ही, वाराणसी बनारस के पास में यह गांव है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म जो है, उनका जो बचपन का नाम था वह था धनपत राय। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में एक्टिव पार्टिसिपेट करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और अपने लेखन कार्य को पूरी तरह से जो है डेडिकेशन के साथ किया। मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने नौकरी की थी वो इन्होंने फाइनली छोड़ दी और जो है लेखन कार्य में ही डेडिकेट हो गए। इन्होंने क्या-क्या लिखा, बड़ी बात ये है, यहाँ जैसे बताया गया है कि इन्होंने अपनी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में लिखी हैं। आप बच्चों यदि आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गए होंगे तो वहां पर भी मानसरोवर की सीरीज रखी मिलेगी, आप जरूर पढ़ना। बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कहानी है। इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से जो भारत था 1910 से लेकर 1930 या 35 के आसपास का जो भारत था, इन्होंने अपनी कहानियों में उस समय के भारत को जो है, उस समय के भारत के समाज को, उस समय के भारत के समाज के अंदर जो किसान लोग थे, मजदूर थे, दलित थे या फिर स्त्रियां थी, उनको जो है विशेष स्थान दिया इन्होंने अपनी कहानियों में। इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे जिनमें जो बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, और जो बच्चों गोदान है, ये तो जो है सभी उपन्यासों का हम कहें कि सबसे महान उपन्यास जो है वो गोदान इनका रहा है। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी जिनमें हंस पत्रिका लिखी, जागरण और माधुरी पत्रिकाएं, 3 पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया। इन्होंने, इनके बारे में ये है कि उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसी को ही क्या किया इन्होंने अपनी कथाओं में, कहानियों में शामिल किया। जिन विषयों को उठाया उनमें सबसे ज्यादा थे किसान वर्ग, क्योंकि किसान सदा से जमींदारों के यहाँ पिसता रहा है, जमींदारों का गुलाम बनकर रहा है किसान। मजदूरों को इन्होंने अपनी कहानियों में जगह दी है। स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी। अब यहाँ बताया गया है लेखक के बारे में कि सिर्फ मनुष्य को ही इन्होंने कथा में नहीं लिया, बल्कि इन्होंने पशु पक्षियों को भी आत्मीयता के साथ अपनी कथा में जो है स्थान दिया है। भाषा बहुत सरल, जीवंत, जीवंत का मतलब होता है बच्चों लाइव, जो है बिल्कुल लिखा है, जो देखा वही लिखा, बनावटी कुछ नहीं किया है।
और लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग इन्होंने कुशलतापूर्वक किया और 1936 में प्रेमचंद जी का निधन हो गया था। तो ये बच्चों थोड़ा सा कवि लेखक के परिचय अब की बार दिया गया इसका कहाँ मतलब किताब में, तो हमें उसको भी पढ़ना जरूरी है। दो बैलों की कथा के बारे में क्या बताया है, यदि थोड़ा सा हमें शब्दों में यदि जानना है तो वो ये है कि दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने किसान के जीवन और किसान का अपने पशुओं के साथ जो उसका इमोशनल अटैचमेंट है उसको बड़े ही मार्मिक ढंग से दिखाया है। बड़े ही इमोशनली जो कनेक्शन है किसान का अपने पशु के साथ, उसको बहुत ही शानदार और सुंदर ढंग से इन्होंने पिरोया है। कहानी में उन्होंने बताया है मुख्य उद्देश्य जो है दो बैलों की कथा का यही है कि जिस तरीके से भारत जो है गुलाम था, गुलाम देश में देश के क्रांतिकारी नेताओं ने जो विदेशी सरकार थी उसको उखाड़ने के लिए बार बार संघर्ष किया। तो वो यहाँ पर जो है इनडायरेक्टली यहाँ पर दिखाया गया है दो पशुओं के माध्यम से। स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती। प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता बिल्कुल सहज भाव में आके कोई नहीं दे देगा, बल्कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निरंतर जो है हमें संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए कोई हमें स्वतंत्रता नहीं देगा। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कहानी है। बच्चों ये जो कहानी है सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है। दो बैलों के माध्यम से रचनाकार ने प्रेमचंद ने बड़े सुंदर ढंग से उस समय 1910-20 का जो भारत था जिस समय अंग्रेजों के अधीन था उसमें जो हमारे बार बार क्रांतिकारी बार बार संघर्ष कर रहे थे देश को आजाद कराने के लिए, उस कहानी को यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से पिरोया गया है। प्रेमचंद ने इसमें पंचतंत्र और हित उपदेश जैसी कहानियों की परंपरा को अपनाया और आगे बढ़ाया। ये जो है मुख्य सार है पूरी कहानी का। अब चलते हैं मुख्य कहानी कहानी पर। ये हैं वो दो बैल जिनका नाम है हीरा और मोती। लेखक ने बड़े ही स्मार्ट ढंग से बच्चों इसका जो है कहानी को लिखने से पहले पूरा एक माहौल तैयार किया है। किस तरीके का माहौल तैयार किया है कहानी लिखने से पहले, वो हम देखते हैं कि बैलों पर कहानी कैसे आएगी। देखना बड़ा एक अमेजिंग तरीका प्रेमचंद ने यहाँ लिखा है। कैसे कि यहाँ समझाया है कि देखो लोगों को लगता है कि जानवरों में जो गधा है सबसे ज्यादा बुद्धिहीन है। बुद्धिहीन मतलब गधे में बुद्धि नहीं है, मतलब बुद्धिहीन मतलब कि मूर्ख है। गधे को समाज में जो है हमेशा मूर्ख कहा गया है, क्योंकि अक्सर किसी को भी ये बोल दिया जाता है कि जो कुछ नहीं कर पाता, ठीक है, जो बिल्कुल सीधा साधा है, सरल सा है, जिसमें कोई चालाकी नहीं है, तो उसको हम सीधे शब्दों में कह देते हैं अरे तुम तो गधे हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि भाई तुम जो है मूर्ख हो। यहाँ वही बताया गया। देखो बच्चों ये कहानी है ना, डायरेक्ट रूप से गधा लिया गया है, जानवर लिए गए हैं, लेकिन इनडायरेक्टली ये कुछ और ही बयां करती चलेगी कहानी। इसका जो है तीसरा पहलू साथ साथ चलेगा। इंसानों की जो है गुणों को यहाँ पर दिखाते हुए इंसानों को किस तरीके से इनडायरेक्ट कहानी में शामिल किया जाएगा वो यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, जैसे पहली लाइन में आ गया कि जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। आगे ना बात यहाँ पर, यदि किसी आदमी को बेवकूफ कहना है तो बेवकूफ न कहकर हम उसे सीधा क्या कह देते हैं, भाई तू तो गधा है। कई कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई तेरे से ये भी नहीं हुआ, इतनी आसान सी चीज नहीं, बेवकूफ कहीं का गधा। लास्ट में घूम फिर कर कहाँ जाते हैं, ऐसे बोल देते हैं गधा है तू तो एकदम। ठीक है, तो मतलब कि गधा है मतलब निरा बेवकूफ है, बिल्कुल समझ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट करके हमने चलना है बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है, सुनते जाना है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता। सहिष्णुता का मतलब होता है बच्चों सहनशीलता। गधे में बहुत उत्तम दर्जे की सहनशीलता होती है। मारो, पीटो, ज्यादा बोझ रखो, कम रखो, गर्मी है, धूप है, छांव है, ठंड है, गधे पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो इतना सहनशील हो गया है। और निरापद का मतलब होता है कि आपदा, विपदा, ठीक है, जिसमें मतलब विपदा न पड़ने, कि भाई किसी को विपदा में न डालने वाली जो सहनशीलता है वो किस में आ जाती है, गधे में आ जाती है। तो इसीलिए गधे को जो है निरा सहिष्णु, सहिष्णु का मतलब है कि भाई सहनशील है, बहुत ज्यादा सहनशील है। ये उसको एक पद मिल गया गधे को उसके सीधेपन की बजाय से। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींगे मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायास अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर यह बताया गया है, बाकी जानवरों से कंपैरिजन भी किया गया है कि गाय भले ही सींग मारती है, लेकिन जो ब्याही हुई गाय है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है वो तो अचानक, अनायास का मतलब है अचानक जो है शेरनी का रूप धारण कर लेती है।
कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कुत्ते में भी कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है जानवरों का आपस में, लेकिन इन सब में ये बताया गया है कि देखो कुत्ता भी जो है बिल्कुल गरीब सा जानवर है, गाय भी सीधी-सादी है, लेकिन गधे को यहाँ पर सबसे उत्तम दर्जा दिया गया है। किस चीज़ का? कि भई वो बिल्कुल सीधा-सादा है और जो है बिल्कुल सहनशीलता की चरम सीमा जो जिसको प्राप्त है वो गधे को है, इसीलिए यहाँ पर गधे को पहले ही टैग कर दिया गया है। अब देखो क्या बताया गया है, लेकिन उसे भी कभी-कभार गधे मतलब गाय को और कुत्ते को क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को क्रोध करते नहीं सुना, ना ही कभी देखा। बस वो तो अपना कभी कुछ अपना दुःख प्रकट करना है तो ढैचूं, ढैचूं, ढैचूं ये सब करके और अपना जो है क्रोध जाया क्रोध भी नहीं बस अपना दुःख प्रकट कर लेता है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। मतलब कि आप चाहे कुछ भी दे दो खाने को, सड़ी गली खराब, वो कभी भी उसके चेहरे पर जो है ये नहीं होगा कि असंतोष नहीं होगा, हमेशा सेटिस्फाई है, दे दो जो दे दोगे वही बहुत है। लेकिन एक बात थोड़ी सी बताई गई है गधे के बारे में कि जब वैशाख का महीना आता है तो गधा एक आधी बार कुलेल कर लेता है। कुलेल का मतलब होता है बच्चों कि वो एक आधी बार जो है हम कहेंगे कि उछल कूद से मस्ती कर लेता है, उछल कूद या फिर कभी कभार मस्ती कर लेता है। मस्ती थोड़ी बहुत आ जाती है उसमें, मस्ती या खेल कूद अपने आप से ही कर लेता है। कब? जब बैसाख का महीना लगे, बाकी सब जो है दिनों में गधा सहनशील एकदम शांत, कोई कुछ करो कोई चक्कर नहीं गधे को। अब है पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद मतलब होता है बच्चों कि दुख, विषाद मतलब दुख। गधे के चेहरे पर हमने कभी खुशी नहीं देखी, बस अपना जो है हमेशा एक दुख भरी छाया उसके चेहरे पर बनी रहती है। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में हमने गधे को बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्रकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। जिस तरीके से यहाँ बताया गया, देखो ऋषि मुनियों को यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं लिया गया। ऋषि मुनि बहुत ही सहनशील होते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। कई बार बच्चे सोच जाते हैं कि यहाँ ऋषि मुनियों को कोट किया गया तो मतलब यहाँ ऋषि मुनियों को जो है उनके गुणों को जो है गधे से जोड़ दिया गया है, तो नेगेटिव चीज नहीं है। यहाँ ये बताया गया कि जो ऋषि मुनि हैं वो सहनशील हो जाते हैं, सहनशीलता के बाद उन पर किसी प्रकार का क्रोध घमंड दुनियादारी से मोह वो नहीं रहता। तो गधा उनसे भी आगे निकल गया है, ठीक है। गधे में तो और भी जो है प्रकाष्ठा मतलब अपनी सीमा को पार कर गया, वो लास्ट जो स्टेज है सहनशीलता की उससे भी आदमी जो है गधा पहुंच गया आगे। पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। गुणों का इतना आदर नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए, न भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। ये बात कब की है बच्चों? भारतवासी जब अफ्रीका में थे, कब? गुलाम भारत की बात यहाँ पर कही गई है कि सीधापन भी इतना सीधापन जितना गधा सीधा है, इतने सीधापन भी किसी के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ज्यादा सीधापन हो जाएगा तो उसकी जो है दुर्दशा होती है। गधे को सारा दिन लाद कर रखा जाता है, बोझा ढोता रहता है। यहाँ पर वही बताया गया है, ठीक है। और भारतीयों के बारे में क्या बताया गया कि भारतीयों की अफ्रीका में दुर्दशा हुई। क्यों? क्योंकि उस समय भारतीयों को बहुत सीधा साधा समझा जाता था। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए, कुछ मतलब बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर भी गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। यहाँ पर यही बताया गया कि भाई जो भारतवासी थे वे बेचारे दूसरे देशों में हैं, चार पैसे कमा रहे हैं, जैसे तैसे करके मेहनत कर रहे हैं, लड़ते नहीं इसलिए उनको सीधा साधा कहा जाता है और सीधा साधा समाज जो है स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए उनको जो है अमेरिका में उनकी दुर्दशा होती थी, अफ्रीका में दुर्दशा होती थी। यदि वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लग जाते। इसकी मिसाल जापान एकमात्र ऐसा देश है। एक ही विजय ने उसे संसार के सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। गण्य का मतलब होता है बच्चों गिनती करा दी, ठीक है। जापान ने एक ही युद्ध में क्या किया, लोगों के सामने ये बता दिया कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ, इसीलिए उसको लोग सभ्य समझने लग गए, ठीक है। अब ये बात हो गई गधे के बारे में। एक अब कैरेक्टर बदल गया, अब क्या? लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसे कम ही गधा है, वह है बैल। देखो गधे के बारे में बताया गया तो गधा तो क्या है, अल्टीमेट है, बिल्कुल मतलब सहनशीलता की
बिल्कुल पीक पर बैठा है, लेकिन उससे थोड़ा-सा नीचे है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं किसी के बारे में, तो उसी से मिलता-जुलता अर्थ में हम बछिया का ताऊ, बछिया के ताऊ बच्चों एक मुहावरा है, मुहावरा, बछिया का ताऊ मतलब बछिया का ताऊ मतलब निरा बेवकूफ, जैसे गधे को भी बेवकूफ बोलते हैं, ठीक है, गधा शब्द जो है बेवकूफ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये भी जो है निरा बेवकूफ या फिर जो बिल्कुल मूर्ख है, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है बछिया का ताऊ। कई बार आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा कि अरे ये तो बैल बुद्धि है, इसको तो कुछ नहीं आता जाता, बैल बुद्धि मतलब कि बिल्कुल ही मूर्ख है ये, ठीक है, तो इसीलिए बैल का शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी-कभी मारता भी है, कभी-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और कई रीतियों में वह अपना असंतोष भी प्रकट करता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचे है। देखो, गधा क्या है? गधे में कोई ऐसा गुण नहीं कि जिससे वह असंतोष प्रकट करे, या फिर गधा कभी आपने देखा हो कि गुस्सैल हुआ हो, गुस्सा उसने दिखाया हो, नहीं। लेकिन बैल ऐसा कर देता है। बैल कभी-कभार जब गुस्सा आता है तो मार भी देता है, अड़ियल भी बन जाता है कभी-कभार, और कभी-कभार वह क्या करता है, असंतोष भी प्रकट कर देता है, मतलब असंतोष अनसैटिस्फैक्शन भी दिखा देता है। इसलिए उसको थोड़ा-सा गधे से नीचे रखा जाता है। लेकिन है क्या? उसको भी क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। ठीक है? कई शब्दों में आपने अपने अड़ोस-पड़ोस में किसी ऐसे को सुना होगा कहते हुए कि भाई ये तो कतई बैल है। ठीक है? बैल बुद्धि है, मतलब मूर्ख ही है। लेकिन वो मूर्ख है मान लिया, लेकिन वह क्या है कि भाई कभी-कभार गुस्सा भी दिखा देता है। ठीक है? किसी बात को लेकर अड़ियल भी बन जाता है। तो इसलिए उसको जो क्या कहा बैल का। और गधा मतलब क्या है कि गधा उसके लिए यूज़ किया जाता है जो बिल्कुल ही गुस्सा ना करे, किसी चीज़ पे उसको असंतोष ही न रहे, कभी किसी से अड़े नहीं, तो उसको बोलते हैं गधा। अब कहानी मुख्य शुरू होती है। अब कैरेक्टर है झूरी, ये है मेन कैरेक्टर। पूरी कहानी में इसको याद रखना है। झूरी और उसके 2 बैल जिनका नाम है हीरा और मोती। झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति क्या होती है बच्चों? पछाई जाति मुख्य रूप से उत्तर भारत के जो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य है, कई का जगह पर इन्हीं 2 मुख्य जो है राज्यों में ये जो है बैल पाए जाते हैं, उत्तर भारत में, ठीक है? लंबे, चौड़े, ऊँचे कद-काठी के ये बैल होते हैं, बहुत ही शानदार सफ़ेद रंग के होते हैं। देखने में बहुत सुंदर, काम में चौकस, चौकस मतलब चौकन्ने, दोनों बैल चौकन्ने रहते हैं हीरा और मोती। ढील में ऊँचे, ढील मतलब शरीर में, ठीक है ना? ढील-ढोल मतलब होता है शारीरिक कद-काठी उनकी काफ़ी ऊँची थी। बहुत दिनों से साथ रहते थे, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने-सामने या आस-पास बैठे हुए एक-दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब कि वो क्या करते थे, आपस में ही जो है एक-दूसरे की तरफ देखकर आपस में मतलब हम इंसान तो बोल के अपनी बात कर लेते हैं, वे अपना आँखों ही आँखों में इशारा करके जो है अपने शब्दों को बयाँ करते थे मूक भाषा में। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, विग्रह मतलब अलगाव। वे एक आधी बार आपस में टकरा भी जाते थे, लेकिन टकराव इसलिए नहीं होता था कि उनमें बनती नहीं थी, नहीं, अलगाव नहीं था उनमें, बस ऐसे ही प्रेम भाव से। देखो ये लिखा ना, केवल विनोद भाव मतलब मजाक मस्ती के मूड से आपस में वो सींग फंसा लेते थे, आपस में उनमें कोई टकराव की भावना नहीं थी, जो है सिर्फ मजाक मस्ती के लिए, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धूल धप्पा होने लगता है। दो मित्रों में जैसे आप बच्चे क्लास में कोई दो मित्र हैं आप लोग और आपस में आप कभी कभार मजाक मजूक में जो है कभी कभार एक दूसरे को टीज करने के लिए थोड़ा बहुत जो है आपस में जो है चुटकी काट दी या फिर और कुछ बात कह दी, तो इसी तरीके से दोनों बैल भी करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, यदि आपके बीच में ऐसा नहीं होता है, आपकी दोस्ती में थोड़ी बहुत कहा सुनी, रूसना मनाना, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है, तो दोस्ती कैसी हो जाएगी, फुसफुसी हो जाएगी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता। ऐसी दोस्ती जिसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो है हर चीज हाँ में हाँ ना में ना रहती है, तो वो दोस्ती जो है पक्की दोस्ती नहीं है। दोस्तों के बीच में कहा सुनी, रूठना मनाना, थोड़ा बहुत हाथापाई भी हो जाती है कभी कभार। हाथापाई वो नहीं कि भाई नफरत के भाव से, ऐसे मतलब मजाक मस्ती के लिए, जैसे यहाँ दोनों कर रहे हैं। अब बैलों की विशेषता यहाँ बताइए। जिस वक्त ये दोनों बैल
हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे तो दोनों गर्दन हिला हिलाकर चलते। उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी, चेष्टा मतलब कि इच्छा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पे पड़े। दोनों दोस्त ये चाहते थे कि जब दोनों हल में जुड़े तो हीरा चाहता था कि बैल का ज्यादा बोझ मेरे कंधे पे पड़े और मोती चाहता था कि मेरे पे पड़े। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या होने को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद नांद मतलब होता है बच्चों की, जैसे आपने देखा होगा ऐसे एक जो है रेक्टेंगल टाइप की खोर बनी होती है। हरियाणा, राजस्थान इधर जो है खोर बोलते हैं, जिसमें चारा भूसी डालते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नांद। नांद में खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों एक साथ उठते, साथ ही दोनों मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। ये इनकी दोस्ती का परिचय दिया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का दुख बांटते, सुख में एक दूसरे को दोनों जो है शाबाशी देते और एक दूसरे की प्रशंसा करते थे। अब ये कहानी हो गई बैलों के बारे में बता दिया। संयोग की बात ये हुई कि करने भगवान के ऐसे हुए कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई क्या होता है बच्चों? बैलों की जोड़ी। गोई मतलब बैलों की जोड़ी। ये जो हीरा मोती की जोड़ी थी इसको भेज दिया ससुराल। ससुराल में कौन था? ससुराल में इसके साले साहब थे जिनका नाम था गया। साला अब जो है हम कह सकते हैं एक नया कैरेक्टर आ गया, गया। ठीक है, गया जो है झूरी के साले साहब हैं, वो इनको लेके चले गए। ठीक, क्या होता देखो, बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे थे? उनसे पूछा थोड़ी गया था, नहीं, बस ऐसे ही भाई चलो रस्सी पकड़ा दी, जाओ भाई इनके साथ जाओ। समझे तो क्या समझे अब? उनको ये लगा कि मालिक ने हमें बेच दिया, और जब उनको ऐसा लगा कि भाई मालिक हमें बेच रहा है तो अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा या बुरा अब ये भी कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। अब देखो उनको क्या पता भाई बुरा लग रहा था भला, लेकिन वो इस बात से नाराज जरूर थे कि भाई मालिक ने हमें बेच तो नहीं दिया, और बेचने के बाद जो है हमें दूसरे मालिक के हाथ में सौंप दिया है। और मन ही मन उनको ऐसा भी लग रहा था कि हमारे से क्या गलती हो गई जो मालिक हमें ऐसे बेच रहा है। लेकिन रास्ते में जाते जाते उन्होंने गया को बहुत परेशान किया, उसको दांतों पसीने छुड़ा दिए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता। पगहिया मतलब होता है बच्चों जिस रस्सी से बैल बंधे थे उस रस्सी को पगहिया कहते हैं। जानवरों को बांधने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली रस्सी को पगहिया बोलते हैं। वो खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वे झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर मतलब कमी नहीं छोड़ी। वो ये कवि मतलब लेखक का अपना विचार है। वो कह रहा है प्रेमचंद जी कि यदि भगवान ने इन दोनों को वाणी दी होती, इंसानों की तरह से बोल पाते, तो ये जरूर झुरी से पूछते कि हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो सदा आपकी सेवा की है, फिर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हम तो तुम्हारी चाकरी में ही मर जाना कबूल था। चाकरी मतलब कि भाई हम तो आपके यही नौकरी करते रहते, नौकर बन के रहते, और बस आपके घर में ही अपने प्राण त्याग देते, चाहे कितना ही काम करवा लेते, लेकिन दूसरे के हाथों में क्यों सौंप दिया? हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों भेज दिया? ये जो है उनके मन के भाव थे, यदि वो बोल पाते तो। लेकिन क्या होता है आगे चल के? संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नया आदमी, सब यहाँ बेगाने से लगते थे। अब यहाँ पर जो है बच्चों हीरा और मोती के मन की व्यथा, दुख प्रकट हो रहा है। उन एक तो दिन भर के भूखे थे, जब उन्होंने खाने के लिए उनको नांद में लाया गया तो बेचारे नाराज थे। दिल भारी हो रहा था। जिस घर को जूरी के घर को अपना घर समझ रहे थे, आज वो घर उनके लिए बेगाना हो गया। इसी को सोचकर वे जो है उनका दिल भर जा रहा था, मन उनका रो रहा था अंदर से, और जो है सब कुछ लुट गया था उनका। नए घर में आकर नए लोगों से मिलकर उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब है दोनों ने, अब क्या हुआ? दोनों ने आपस में मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों का मतलब होता है बच्चों की तिरछी नजर से देखना। कनखी मतलब तिरछी नजर से देखना।
ठीक है, नजर से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तब दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। पगहे मतलब रस्सियां तोड़ ली। गांव वाले सो गए और वे उन्होंने रस्सियां तोड़ा ली और अपना जो है वापस घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। और इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, दूनी मतलब दोगुनी, दोगुनी शक्ति आ गई और एक ही झटके में रस्सियों को तोड़ दिया। भले ही मजबूत थी, लेकिन जान बचाने के लिए भागना था, इसलिए उन्होंने पूरा जोर लगाकर तोड़ दिया रस्सियों को। अब कहानी में क्या होता है, जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। चरनी मतलब जहां पर वे हर रोज घास खाते थे वहीं पर खड़े थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा था, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हुए थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। विद्रोह में स्नेह का मतलब है कि उनकी आंखों में विद्रोह मतलब होता है कि हम कहेंगे कि वो बगावत पे आ गए थे। बगावत, बगावत भी थी, गुस्से से हम कहेंगे कि गुस्से से आंखें लाल थी, गुस्से से आंख लाल थी, लेकिन स्नेह भी था, के साथ साथ प्रेम भी था। वो पूछना चाहते थे कि तुमने हमारे साथ ये क्या किया, हमें जो है गया के हाथों आपने ऐसा काम कर दिया भेजकर कि हम बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहे हैं ये बात, हमारे से क्या भूल हो गई। गुस्सा भी था लेकिन प्यार भी था। जूरी बैलों को देखकर प्रेम से क्या हो गया, गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, मतलब आपस में गले लग गया और जो है उनको चूम रहा था, बड़ा ही प्यारा दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। जैसा आप सीन देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, ये जो है हमारा झुरी है, ये इसके बैल है। जैसे इनके आने की खबर लगी, बच्चे जो है आसपास से दौड़कर इसको देखने के लिए आ पहुंचे और सब कोई अपने घर से रोटियां, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी ला रहा। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। प्रतिवाद मतलब विरोध, ठीक है, विरोध करने की किसी में क्षमता नहीं थी। वहां पर जितने बच्चे खड़े थे, व्यक्ति खड़े थे, सब जो है तारीफ कर रहे थे, बड़ाइयां कर रहे थे बैलों की कि भाई इनके जैसा बैल कोई नहीं देखा, ये तो जो है झुरी के साथ किसी जन्म का नाता रहा होगा। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सीन अब पलट गया। ये देखो बच्चों, जैसे जैसे आप कहानी को फील करोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि पूरी मूवी चल रही है हमारी आंखों के आगे। ठीक है, जैसे ही झुरी ने उनको गले लगाया, ठीक है, उनको चूमने लगा, लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहां पर उसके उनके लिए खाना ला रहे हैं, तो वे खा रहे हैं। इतनी देर में एंट्री होती है झुरी की पत्नी की। झुरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो वह जल उठी, उसके अंदर आग लग गई, अपने आप में गुस्सा भर गई और बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहां काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। नमक हराम क्यों कहा, कि हमने इनको इतने साल तक जो है खिलाया पिलाया और आज हमने इनको कहीं काम भेजा तो वहां से भाग आए। ऐसा भी क्या हुआ कि एक दिन भी काम नहीं कर सके, ठीक है, इसीलिए बैलों को नमक हराम कहा। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। आक्षेप मतलब कि भाई हम कहेंगे आक्षेप के लिए कि किसी के ऊपर हमें आरोप लगाना है, ठीक है, आरोप, आरोप सुन न सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ न दिया होगा तो क्या करते। अब पत्नी के सामने भैया झुरी की जुबान तो नहीं लड़ाई जा सकती। इसके ऊपर स्त्री को गुस्सा आया, पत्नी को गुस्सा आया। उसने और रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर ही रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री फिर चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवाय कुछ न दूंगी, खाए चाहे मर। अब देखो, जैसे स्त्री के बारे में क्या बताया कि भाई स्त्री ने कहा कि ये जो है ये तो कामचोर हैं इसलिए भाग निकले, और साथ ही कहा कि अब मैं बताती हूँ कि ये इनको कैसे खली और चोकर मिलेगा, इनको सिर्फ सूखा भूसा जो है मैं दूंगी। और वही हुआ। जो झुरी की पत्नी थी उसने मजूर, मजूर का मतलब है बच्चों यहाँ पर मजदूर, मजदूर को बड़ी ताकीद कर दी
ताकीद मतलब चेतावनी दे दी कि बैलों को खाली भूसा ही दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। क्यों ताकने लगे? उनको ये लग रहा था कि कोई बात नहीं, मालकिन थोड़ी नाराज हो सकती है, लेकिन जो है उधर देखेंगे तो क्या पता मालकिन को दया आ जाए और वो कुछ जो है चोकर खली ये सब चीजें डाले। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों न डाल देता? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। चौकर चाकर भी डर रहा है, डर जो है जुरी भी रहा है, दोनों डर रहे हैं कि भाई यदि हमने खली डाली चौकर डाला तो दोनों को सुननी पड़ेगी। तो ये जो है आपस में बातचीत चल रही है नौकर और जो है जुरी के बीच में। अब फिर से ट्विस्ट क्या होता है, एक दिन तो जैसे तैसे बीत जाता है। अगले दिन दूसरे दिन जुरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार तो पैदल पैदल लेके गया था, लेकिन अब की बार तो गाड़ी में लेके जो है गाड़ी में जोत कर उनको लेके जा रहा है। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। तो यहाँ हीरा के बारे में बताया गया है। हीरा की क्वालिटी है कि वह एक सहनशील किस्म का जानवर है। हम कहें कि सहनशील किस्म का बैल है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया और अपने दोनों बैलों को खली और चूनी सब कुछ दी। लेकिन जो है दोनों बैलों को ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। उसकी टिटकार सुनकर दोनों उड़ने लगते थे। यहां मार पड़ी। देखो क्या हुआ है कि जो गया था, गया ने अपने दोनों बैलों को तो सब कुछ दिया, खली चूनी सब दिया, लेकिन हीरा मोती को तो मार पड़ी। उनको सूखी घास दी और दोनों को मार पड़ी है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा, नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। तो ये यहाँ पर सीन पूरा बताया गया कि भाई दुखी थे, परेशान थे, सूखा चारा दिया गया तो उन्होंने खाया नहीं। अब क्या होता है कहानी में, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल रस्सी जुआ जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। देखो मोती जो है विद्रोही है। यहाँ दोनों की क्वालिटी समझो बच्चों। मोती विद्रोह करता है, मोती को ये सब बेड़ियां पसंद नहीं है, लेकिन हीरा थोड़ा सा सहनशील है। दोनों जो है गुणों में एक दूसरे के विपरीत हैं। हीरा सहनशील है, इसीलिए क्या हुआ कि उसने मार सह ली, डंडे सहे, नाक पर भी डंडे लगे। मोती स्वभाव से विद्रोही है, वह संघर्ष करता है, जो है गलत के खिलाफ लड़ना जानता है। इसीलिए क्या हुआ कि वह सब कुछ लेकर भाग उठा, रस्सियां लेकर हल जुआ जोत सब तोड़ दिए। ये तो क्या हुआ कि उनके गले में मोटी मोटी रस्सियां थी, नहीं तो वे वहां से भाग ही जाते। अब हीरा ने मोती से कहा मूक भाषा में कि मोती भागना व्यर्थ है, बेकार है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। फिर क्या कहता है हीरा इस पर, पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में भी, लाठी लेकर आ रहा है। फिर हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। देखो मोती की बात से पता चल रहा है स्पष्ट, वो जो है थोड़ा सा गुस्सैल, अड़ियल, ठीक है, और जो है विद्रोही है। लेकिन उसको ये पता है बच्चों की जो है हमें अन्याय नहीं सहना है, ये उसकी अच्छी खासियत है। मोती से मैं इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हीरा ये कहता है कि नहीं, स्थितियों से जो है समझौता कर लेने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो मार पड़ेगी। ये हीरा का मानना है क्योंकि वो सहनशील है। ठीक है, हीरा ने कहा नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। देखो हीरा क्या कह रहा है, हीरा उसे साथ ही समझा भी रहा है कि भाई हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। वही बात आ गई ऊपर, जो भारतीय लोग थे, भारतीयों के बारे में, भारतीय लोग अफ्रीका में गए और अमेरिका में गए, वो यदि लड़ लेते
ईंट का जवाब पत्थर से देते तो सभ्य बन जाते। ठीक है, यहाँ पर वही स्वभाव आ गया। हीरा भी वैसा ही स्वभाव दिखा रहा है जैसा भारतीयों ने दिखाया था। लेकिन मोती कैसा है? मोती जापान देश की तरह से दिखाना चाहता है कि बोला एक बार मैं इनको मजा चखा देता हूँ, फिर इनको सबको पता चल जाएगा। मारे भले ही, मुझे मारा तो मैं तो गिरा ही दूंगा। हीरा कह रहा है कि नहीं, हमारी जाति जो है, बैल जाति में ऐसा नहीं होता है। हमारी जाति में बिल्कुल भी ऐसा करना जो है स्वीकार नहीं, किसी को मारना। मोती दिल में ही ऐंठ कर रह गया। गया आग पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए थे इस वक्त टल जाना ही मसलत है। मसलत मतलब कि हम मसलत के बारे में कहेंगे भाई, हितकर है, हमारी भलाई में इसी में ही है। मसलत मतलब भलाई। गया और उसके साथियों को लग गया था कि यदि हमने अभी मोती को मारा तो ठीक नहीं होगा। इस वक्त जो है इनसे बच जाना ही हमारी भलाई इसी में है कि हम बच जाएं। ये हो गया, घर ले गया। आज दोनों के सामने फिर से सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली, दोनों के मुंह में देकर चली गई। ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, ये है लड़की। इस लड़की का रोल इस कहानी में बहुत ज्यादा है। कहानी क्या है कि ये लड़की जब 2 रोटियां देके गई, भूखे थे ही, उस एक रोटी ने उनकी भूख को तो क्या शांत होती, मतलब एक रोटी से एक एक रोटी मिली, शांत तो क्या होती, लेकिन दोनों के हृदय में मानो भोजन मिल गया। बस उनको जो है संतुष्टि हो गई कि भाई आज का भोजन पूरा हो गया, सूखे घास से भला ये रोटी ही सही है। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो दिल से खिलाई गई थी। उन एक एक रोटी से पेट तो नहीं भरना था, लेकिन वहां भाव था प्यार का। उनको कहीं ना कहीं उस लड़की से झुरी के जैसा जो सम्मान मिलता था, वो सम्मान, वो प्यार दुलार उस लड़की से उनको मिल गया। उनको ये लगा कि यहाँ भी किसी सज्जन व्यक्ति का वास है। लड़की भैरव सिंह की थी। उसकी मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे बहुत मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। देखो कैसे, मतलब बच्चों, इंसान और जानवर कैसे एक दूसरे को रिलेट कर पाते हैं। बैल भी दुखी हैं, बैल भी पिट रहे हैं, और भैरव सिंह की बेटी है ये छोटी लड़की, इसकी सौतेली मां भी इसको मारती रहती है। तो ये दोनों एक दूसरे का दुख समझ सकते हैं कि भाई जब कोई मारता पीटता है तो मतलब क्या गुजरती है। ठीक है, सौतेली माँ है, गया भी इनको सौतेला लगता है। यदि लड़की की माँ होती तो भाई प्यार करती, दुलार करती, खूब खाना खिलाती, पूरे मतलब बच्चे का ध्यान रखती, लेकिन माँ तो सौतेली है, मारती है। सेम जो चीज हो रही है बैलों के साथ, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भाई जो है दुख कैसा होता है। लेकिन जब रोटी खिलाई लड़की ने तो इनकी आंखें भर आई, इनको लगा कि नहीं, यहाँ भी कोई सज्जन आदमी रहता है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वह बालिका, वो लड़की हर रोज क्या करती, 2 रोटियां खिला जाती। अब क्या होता है, ये 2 रोटियां उनके लिए प्रेम का प्रसाद बन जाती। जैसे हम बच्चों मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहां क्या होता है, हमें भरपेट खाने की जगह थोड़ा सा प्रसाद दिया जाता है। उस प्रसाद में ही बरकत हो जाती है। बरकत का मतलब है कि वो एक आशीर्वाद की तरह से है, जो हमारे लिए कमाई का काम करता है। बरकत मतलब भाई वही कमाई है दोनों बैलों की। वो जो 2 रोटी खा लेते हैं, उनसे ही बस उनको लगता है कि जो है बस अब हमारी भूख शांत होगी। 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में अब विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह दोनों में। अभी हीरा भी जो है मोती की तरह से जो है महसूस करने लग गया। स्थिति का पता चल गया कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अब एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा कि अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? अब एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। देखो बच्चों, विद्रोह भी है, दोनों के मन में किसी के प्रति विद्रोह भी है तो किसी के प्रति प्रेम भी है, प्यार भी है। ठीक है, किसी के प्रति उनको लगाव भी है। मारना भी चाहते हैं, लेकिन तभी वो लड़की बीच में आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वही लड़की है जिनसे उनको स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है। वो 2 रोटियां नहीं है बच्चों, 2 रोटियां नहीं है, वो 2 रोटियों के बीच में वो एक प्रेम है जो उन्हें झुर्री की तरीके से जोड़ के रखता है। इसीलिए वो ये भी देखते हैं कि हम मारेंगे नहीं, क्योंकि ये लड़की, यदि हमने किसी को मारा तो ये और हम भाग गए, तो फिर ये लड़की जो है, इसको लगता है कि ये जो बैल है हीरा मोती,
यही मेरे साथी हैं, यही मेरे दुख सुख के जो है हिम्मत देने वाले 2 बैल हैं, ये भी चले जाएंगे तो वो तो बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी, हमारे बिना तो अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। फिर कहता है, देखो मोती कह रहा है कि मालकिन को फेंक दूं जो लड़की को मारती है। मोती पूरा विद्रोही है, मतलब अन्याय के खिलाफ इसको अन्याय सहन नहीं कर रहा है। लगता है कि लड़की पर जो अन्याय हो रहा है वो उसका भी बदला लेना चाह रहा है। कहता है लड़की की माँ लड़की को मारती है, उसी को मार दूं। फिर हीरा समझा रहा है, अरे यार लेकिन आपको पता है कि औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भी भूल जाते हो। देखो बैल होकर भी संस्कार नहीं खो रहे हैं, यहाँ पर बैल हैं लेकिन बैलों में संस्कार कूट कूट कर हैं। क्या कि नारी जाति का सम्मान करना है, ठीक है, नारी जाति का सम्मान वो उचित है, भले ही नारी कैसी भी है यहाँ दिखाया गया है, लेकिन नहीं, औरत जात पर हम तो सींग नहीं चलाएंगे, ये हमारी मर्यादा के, हमारी परंपरा के बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, ये कहता है हीरा। फिर मोती क्या कहता है, तुम तो किसी तरह से निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर ही भाग चलें। हाँ यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। ये हो गया संवाद हीरा और मोती का। अब वही लड़की रात को फिर आती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी मोटी रस्सियां मुंह में न आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली जो उनको रोटी खिला के जाती थी। अचानक से उसने देख लिया। देखो लड़की को भी पता है कि यहाँ जो ये दोनों बैल है ये दुखी हैं। उसको क्यों महसूस हो रहा है, क्योंकि खुद परेशान है लड़की, खुद वो लड़की कहीं भाग नहीं सकती, लेकिन वह बैलों को दुखी देखती है तो अपने दुख को भी वह जो है कोरिलेट कर पाती है। उसको लगता है कि चलो भले मैं ना निकल पाऊं इस नर्क से, ऐसी जगह से, लेकिन ये बैल तो कम से कम आजाद हो जाएं। अब देखो क्या होता है, दोनों सिर हिलाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाक डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव मतलब कि जो रस्सी थी उसकी गांठ खोल दी, ठीक है, जिस खूंटे से बंधे हुए थे। अब लेकिन क्या करे, भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि लड़की ने ऐसी बात बता दी। अब उनको ये लग रहा है कि लड़की ऐसी बुरी स्थिति में अब अकेली रहेगी, उसका कोई साथी भी नहीं रहेगा, ठीक है, जिससे वह प्रेम जता सके। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं, हीरा से पूछा। हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। देखो खोल भी दिया लेकिन लोगों को शक न हो इसलिए वह खुद ही चिल्ला पड़ी कि जो है बैल भाग गए, ठीक, ताकि लड़की पर कोई शक ना करे। गया हड़बड़ाकर बाहर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया और सीधे दौड़ते चले। इस तरीके से वो गया के यहाँ से जो है जो भागकर अपनी जान बचाकर निकल गए। यहाँ तक कि मार्ग का भी ज्ञान नहीं था, मतलब रास्ता भी नहीं पता था जाना कहाँ है, बस भागे चले गए। किसी परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। रास्ता भूल गए, जैसे तैसे नए नए रास्तों से वो बस चले जा रहे थे। रास्ते में खेत आया, वहां खड़े हो गए। हीरा ने पूछा, कहा, मालूम होता है हम राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। ये मोती है, मोती हर टाइम जो है उग्र स्वभाव में है, उग्र मतलब तेज स्वभाव है, विद्रोही स्वभाव है। उसको लगता है कि भाई यार चूक गए, मौका चूक गए हम, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। ये बात हीरा समझा रहा है मोती को कि क्यों मारे किसी को, वे भले ही अपना धर्म का रास्ता छोड़ रहे हैं, पशुओं को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। दोनों भूख से व्याकुल थे, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आजादी का अनुभव किया, मस्त होकर उछलने कूदने लगे।
पहले दोनों ने ढकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। अब क्योंकि भूख मर गई ना, भूख मर गई और अब उनको मस्ती सूझने लग गई। ठीक है, जब बच्चों भूख खत्म हो जाती है तो फिर मस्ती तो आएगी ही। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक को खाई में गिरा दिया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ, चाहता है तो किनारे हट गया। तो दोनों ने एक दूसरे को जो है भूख शांत करने के बाद मस्ती के स्वभाव से एक दूसरे से जो है थोड़ी सी मतलब हंसी खुशी के लिए एक दूसरे को ठेलने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए। ठीक है, हालांकि इसी बीच जो है मोती जो है ने क्या किया, हीरा को खाई में भी गिरा देता। इस पर गुस्सा हीरा को भी आया, उससे भिड़ गया। तो लेकिन मोती ने देखा कि भाई लड़ाई बढ़ रही है, झगड़ा बढ़ रहा है, तो वह खुद ही पीछे हट गया। तो ये बच्चों हमने इसको आधी कहानी पढ़ ली है। इस वीडियो में हम आधी पढ़ेंगे, इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें आधी पढ़ेंगे। इस तरीके से हम पूरा चैप्टर क्लियर कर पाएंगे। तो बच्चों आप 9th क्लास के सभी बच्चे जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको सभी लेसन की वीडियो, पीडीएफ और जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। अब हम मिलेंगे सेकंड पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।